हाँ, शुरू करें? जी। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में, मैं हूँ नीलू व्यास। इस समय पाकिस्तान की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। अभी जो खबर आ रही है और पिछले 24 घंटों में जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान की ताकतवर इंटर सर्विसेज़ इंटेलिजेंस के पूर्व हेड को सरकारी सीक्रेट्स के उल्लंघन और अधिकार का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों में 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। इस बात की जानकारी देश की सेना ने गुरुवार को दी और सेना ने यह बताया कि ये सजा एक मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई है। सेना की पब्लिसिटी विंग ने एक बयान में कहा कि फैज हमीद जो जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समय काम कर रहे थे, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में शामिल होने और लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का भी दोषी ठहराया गया है। अब फैज हमीद पर आरोप क्या लगे हैं, पहले उसको देख लेते हैं। 2023 में पब्लिश हुए सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फैज हमीद पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने और एक प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर के बिजनेस पर छापामारी करने का आरोप है। इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तानी मिलिट्री में दूसरा सबसे ताकतवर माना जाता है। बयान में यह कहा गया है कि लंबी और मेहनत वाली कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है, जिसे 11 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। अब इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते थे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फैज हमीद इमरान खान के कट्टर सपोर्टर थे, जिन्हें कुछ टॉप अधिकारियों का सपोर्ट खोने के बाद नो कॉन्फिडेंस वोट में हटा दिया गया था। एक जनरल जिन्हें कभी आर्मी चीफ के प्रतिष्ठित पद का दावेदार माना जाता था, फैज हमीद ने खान के सत्ता खोने के कुछ महीने बाद ही अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। बाद में उन पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट का उल्लंघन करने के कई मामलों में आरोप लगे और उनसे सभी रैंक छीन ली गई और फैज हमीद को अफगान तालिबान का करीबी माना जाता है और अगस्त 2021 में उनके सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा था कि सत्ता में उनकी वापसी ठीक रहेगी। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के संदर्भ में ये कितनी बड़ी खबर है, इसका क्या असर पाकिस्तान की राजनीति पर पड़ेगा। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहसिन रजा खान है। मोहसिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये फैज हमीद की ये खबर जिसमें उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है, ये कितना महत्वपूर्ण घटनाक्रम है पाकिस्तान की राजनीति में? महत्वपूर्ण तो है, पर अब कितना है ये साफ नहीं है, नीलू जी, क्योंकि देखिए, पहले भी पाकिस्तान की जनरलों को पनिश किया गया, आर्मी ने पनिश किया अपने जनरलों को करप्शन के लिए। पर ये सिर्फ करप्शन के लिए नहीं उनको पनिश किया गया इस मामले में। इस मामले में जो जुर्म उनके ऊपर है वो ज्यादा संगीन है पाकिस्तान फौज की नजर में। वो ये जुर्म है कि उन्होंने सिविलियन के साथ कोलैबोरेट करके अपने आप को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की। वो सिविलियन थे इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने एक तरह से इमरान खान के साथ मिले और जब आईएसआई चीफ थे अपना टेन्योर एक्सटेंड कराने की कोशिश की और फिर अपने आप को कोर कमांडर पोस्ट कराने की कोशिश करी पेशावर में। वो कोर कमांडर बनना जरूरी था क्योंकि उसके बगैर वो आर्मी चीफ नहीं बन सकते। बिना कोर कमांड किए आप आर्मी चीफ नहीं बन सकते पाकिस्तान में। तो इस तरह से जो प्रीवियस आर्मी चीफ थे मुनीर से पहले, वो भी उनके साथ नाखुश थे। कमर बाजवा भी, जनरल बाजवा जो थे वो इनसे खुश नहीं थे क्योंकि उनको भी ये लगा कि ये इमरान खान के साथ मिलके अपने आप को नेक्स्ट आर्मी चीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से वो एक आर्मी का जो एक एस्पेरिडी कोर जिसे कहते हैं, एक आर्मी का एक अपनी आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन और एक लगाव है एक दूसरे के साथ, उस स्पिरिट को तोड़ रहे हैं और सिविलियन के साथ मिल रहे हैं। यानी कि एक तो पाकिस्तान आर्मी की पोजीशन वीक कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि फिर अगर सिविलियन अपॉइंट करने लग गए फिर से, जैसे पहले था कुछ अरसे तक नवाज शरीफ के अंडर 90s में, अर्ली 90s में, या उससे पहले था भुट्टो के अंडर ब्रीफली, तो फिर से आर्मी जो है वो नीचे आ जाएगी और सिविलियन अथॉरिटी ऊपर आ जाएगी। तो एक तरह से ये पॉलिटिकल पनिशमेंट भी है। ये सिर्फ उनके करप्शन के लिए पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि करप्शन तो और भी करते हैं और कभी पनिश भी होते हैं, कभी नहीं भी पनिश होते जनरल करप्शन के लिए। पर ये कि इतनी लंबी सजा 14 साल की और कैद बामुशक्कत, यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट,
और ऐसा लग रहा है कि और भी केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर और इमरान खान के ऊपर। तो लेकिन पहली जो बात उनके तो ऊपर आरोप लगे हैं, क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट ने उनको ये सजा सुनाई है, तो उनके आरोप में सच्चाई आपको कितनी लगती है? और क्योंकि वो इमरान खान के एक बड़े सपोर्टर थे, तो आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक उद्देश्य से ये सारा मामला फैल रहा है? क्या लगता है आपको देख के, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो सरकारी सीक्रेट्स के उल्लंघन और अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? इन आरोपों में कितनी सच्चाई आपको लगती है? वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन आरोपों की क्या सच्चाई है तो कोई आपको बता नहीं सकता। पर इसमें 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आर्मी अपना डिसिप्लिन वापस एनफोर्स कर रही है, अपनी पोजीशन मेंटेन कर रही है, अपने अंदर जो बाट थी वो उस बंटवारे को खत्म कर रही है और पनिश कर रही है और एक वार्निंग दे रही है फ्यूचर भी आर्मी सोल्जर्स को और जनरल्स को कि तुम आर्मी का डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, आर्मी की पोजीशन वीक नहीं करना। दूसरा, इमरान खान को भी एक मैसेज है और इमरान खान के सपोर्टर्स को भी मैसेज है और बाकी मुल्क को भी मैसेज है कि इमरान खान भी वापस नहीं आएंगे और फैज हमीद को भी पनिश किया जाएगा और हो सकता है इमरान खान के ऊपर और केस चलाए जाएं और इमरान खान को तब तक जेल में रखा जाएगा। यानी कि आर्मी ताकतवर है, आसिम मुनीर ताकतवर है, वो अपनी पोजीशन को भी रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह से कई मैसेज दिए जा रहे हैं। ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि तो आप हिम्मत मत क्या कीजिए आपको आर्मी के। ये भी लगता है, नहीं, आपको क्या ये भी लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इमरान खान के जो भी सपोर्टर्स थे और इमरान खान को बिल्कुल जड़ से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, नहीं, इमरान खान को तो जड़ से वैसे ही कमजोर कर दिया है और करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब फैज हमीद का कोई इमरान खान के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। फैज हमीद सिर्फ वही आदमी कर सकता है कुछ इमरान खान के लिए जो खुद एक पोजीशन ऑफ पावर में हो। फैज हमीद खुद अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे थे तो इमरान खान को क्या बचा पाते। तो इमरान खान को नहीं कमजोर किया जा रहा, ये मैसेज दिया जा रहा है कि मैं पावरफुल हूं, पाकिस्तान फौज पावरफुल है, हम इन कंट्रोल हैं, हिम्मत भी मत करना। और अगर कोई करेगा फ्यूचर में उसके लिए हम इसको पनिश करके इनको एग्जाम्पल बनाएंगे, इनको एक उसका प्रतीक बनाएंगे कि अगर आप गद्दारी करोगे पाकिस्तान फौज के साथ तो उसका क्या नतीजा होगा, अगर आप सिविलियंस के साथ मिलोगे तो उसका क्या नतीजा होगा। तो एक मैसेज दिया जा रहा है मुल्क को, फौज को, ऑपोजिशन को, और आसिम मुनीर भी दे रहे हैं, पाकिस्तान फौज भी एक मैसेज दे रही है। तो ये जो फैज हमीद मिल गए थे इमरान खान के साथ, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के जनरल्स में भी इसके खिलाफ सेंटिमेंट था। जो जनरल भी थे वो इसको सही नहीं समझ रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था जैसे पाकिस्तान फौज की पोजीशन तोड़ी जा रही है, उसकी ताकत तोड़ी जा रही है फैज हमीद ने जो किया है। तो फैज हमीद का सिर्फ पनिशमेंट नहीं है ये, मुल्क को एक मैसेज है, फौज को एक मैसेज है, आगे सोचने वाले लोग जो ये सोचेंगे कि हम विद्रोह कर सकते हैं फौज में या उसके खिलाफ भी एक मैसेज है। हुँ। लेकिन इस पर्टिकुलर घटनाक्रम का असर आप क्या देखते हैं राजनीति में, कि अब लोग और डर जाएँगे, या आपको लगता है कि विद्रोह के सुर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा नहीं पनपेंगे? और बदलाव की जो एक बात हो रही थी, तो क्या वो बदलाव अभी पाकिस्तान की राजनीति से वो दूर-दूर तक अभी फ़िलहाल तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, ये राजनीति एक ऐसी चीज है कि वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पलट जाती है, तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बेशक इससे खौफ तो फैलेगा कि अगर आर्मी के पूर्व जनरल ही को इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है, तो फिर कोई भी माफ नहीं किया जाएगा, कोई भी कटघरे से बाहर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या रहती है। पाकिस्तान में इमरान खान के सपोर्टर तो व्याकुल हैं, पर अब वो दबे हुए भी हैं फौज के नीचे और मुल्क के हालात कुछ संभाल लिए आसिम मुनीर ने। पर अगर मुल्क के हालात फिर से बिगड़े, आर्थिक हालात, माली हालात फिर से बिगड़े, अगर फिर से कोई करेंसी स्लाइड हुई, इन्फ्लेशन हुआ या लोन पे डिफॉल्ट हुआ या कुछ और प्रॉब्लम हुई, तो पब्लिक व्याकुल हो सकती है, पब्लिक बेचैन हो सकती है, सड़क पे लोग उतर सकते हैं क्योंकि अगर आपको रोटी दाल नहीं मिलेगी कम से कम तो आप आएंगे तो सड़क पे। तो हो सकता है उनकी पोजीशन फिर से डामाडोल हो जाए आसिम मुनीर की, पाकिस्तान फौज की। पर वो अगर हालात बिगड़े तो, अगर उन्होंने आर्थिक हालात संभाल लिए तो लोग अपने इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेंगे कि फिर से सड़क पे उतरे। लेकिन आपने देखा हो, और ये खबर अभी भी इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है कि
आईएमएफ ने कुछ 11 नई कंडीशंस पाकिस्तान पर लगाई हैं। उन्होंने $7 बिलियन का जो एक बेल आउट मांगा था, और रेजिंग द टोटल रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स टू 64 इन 18 मंथ्स। अब ये जो इम्पोज की है नई कंडीशंस, इसके क्या मायने हैं? और मतलब जो एक फोकस है, टाइटनिंग इट्स फोकस ऑन करप्शन, गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल सेक्टर्स में किस तरीके से इकोनॉमी को दुरुस्त करें, लेकिन ये जो कंडीशंस लगाई गई हैं, इसका क्या मतलब है? आईएमएफ तो कंडीशनैलिटी के बगैर लोन नहीं देता। ये जो लेटेस्ट कंडीशंस है, मैंने देखी नहीं कि क्या टाइटन किया है उन्होंने आईएमएफ ने। अब आईएमएफ को भी तो चिंता है ना, उसको अपना पैसा वापस चाहिए। अगर वो देता है तो उधार देता है, जो उसको वापस वसूल करना होता है, तो वो उसको इंश्योर करेगा कि वो वापस मिले। मेरे ख्याल से ये जो इतनी डील अनाउंस हो रही हैं अमेरिका और चीन और इधर उधर के साथ, अगर इसमें से कुछ पैसा मिला पाकिस्तान को तो वो उस पैसे से रीपे कर पाएंगे लोन। अगर ये डील आगे नहीं बढ़ पाई, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो, चीन के साथ, तो पाकिस्तान खतरे में है। अब ये उस पे भी लेकिन निर्भर है इस कि समय उन समय अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप तो इस समय पाकिस्तान का काफी साथ दे रहे हैं। अभी कल ही मैंने देखा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई, तो उसके तुरंत बाद ये खबर आने लगी कि जो उनके फाइटर जेट्स थे F-35 वाले, शायद उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है। तो पाकिस्तान का साथ तो अमेरिका लगातार देता आ ही रहा है, तो फिर पाकिस्तान को क्या इस समय इतनी ज्यादा चिंता का विषय है उनके लिए? देखिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है कैसी रहेगी बलूचिस्तान में और उन इलाकों में जहां पे मिनरल निकल रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं रही, जो जहां जहां इन्होंने कहा है कि हमारे पास गोल्ड है, और जहां पे इन्होंने कहा है हमारे पास तेल है, जहां पे इन्होंने कहा है हमारे पास और मिनरल्स हैं, अगर वहां सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक रही, यानी कि बलूचिस्तान में कुछ जो इलाका है समुद्री है वो, तो फिर ये डील्स हो सकती हैं, ये पैसा आ सकता है। अगर वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं रही, तो फिर पाकिस्तान खतरे में आ सकता है, क्योंकि फिर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, कोई निवेश नहीं करना चाहेगा। वो उसका और जो इन्होंने चाइना को भी दिया है, उस इलाके में भी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जी, तो इसलिए इनका सारा फोकस मेरे ख्याल से आसिम मुनीर का इस वक्त इंटरनल है। इसलिए इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। ये एक तो बिल्कुल। तालिबान का प्रेशर, एक इंडिया का प्रेशर, जिसकी वजह से ये अपनी पूरी ताकत वहां नहीं लगा पाएंगे। तो अब देखना है कैसे वो ये सारे प्रेशर हैंडल करते हैं। बिल्कुल। और वो आईएमएफ ने जो बातें पाकिस्तान से कही हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि एक डिटेल्ड एंटी करप्शन एक्शन प्लान बनाया जाए, जो 10 हाई रिस्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अक्टूबर 2026 तक एक ये है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उस पूरे चीजों को कोऑर्डिनेट करेगा प्रोविंशियल और एंटी करप्शन बॉडीज के साथ। जो दूसरी एक की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ रेमिटेंस कॉस्ट्स एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट चैलेंजेस बाय May 2026, and IMF has warned the inefficiencies could push remittance costs to $1.5 billion in the coming years. Uh, ये सारी बातें हैं। शुगर सेक्टर के लिए कहा गया है, जो कि बहुत एक लंबे समय से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स डोमिनेट उसको करते थे, वो इस समय बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी में है। तो पाकिस्तान से ये भी कहा गया है कि आप एक नेशन वाइड एक मार्केट लिबरलाइजेशन, शुगर मार्केट लिबरलाइजेशन पॉलिसी आप बनाइए जून 2026 तक, जो कि पूरी लाइसेंसिंग को कवर करता है, प्राइसिंग रूल्स को कवर करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैकेनिज्म्स को कवर करता है। ये सारी चीजें क्या पाकिस्तान के लिए संभव है? क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, और जो समय सीमा दी गई है वो बहुत कम है। भ्रष्टाचार ही नहीं है, एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको फायदा होता है इस शुगर सब्सिडी से। हिंदुस्तान में भी होता है, आपको पता है, शुगर के पूरा एक हमारे यहाँ भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, तो वहां पे भी हैं। तो वो उसमें से कुछ बड़े जमींदार हैं, कुछ छोटे फार्मर्स हैं, उनको नुकसान होगा तो वो सड़क पे आ सकते हैं, आसिम मुनीर के खिलाफ कर सकते हैं, फौज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इन एक्शंस की वजह से टैक्स बढ़ाना पड़ा या महंगाई बढ़ानी पड़ी, तो लोग सड़क पे आ सकते हैं। तो आसिम मुनीर जो वैसी घिरे हुए हैं इमरान खान के सपोर्टर्स से, जो वैसी घिरे हुए हैं तालिबान से और बलूचिस्तान से और हिंदुस्तान से, वो इतना जोखिम लेंगे कि और भी कुछ ग्रुप्स को अपने मुल्क में अपने खिलाफ कर दें?
ये देखने का होगा कि वो कर पाते हैं कि नहीं। उनकी बातों से तो वो सख्त आदमी लगते हैं, पर कर पाएंगे या नहीं देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। कुल मिलाकर इस समय जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो आप उसको कैसे कहेंगे? क्या बद से बदतर हो गए हैं या पाकिस्तान की सरकार अगर चाहे तो चीज़ों को कंट्रोल में ला सकती है? कुल मिलाकर जो इन टोटैलिटी में अगर आप पिक्चर देखें तो उस समय क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान काफी सालों से अब एक बुरी हालत में है, और पर चले जा रहा है। मैं कहूँगा कम से कम कई सालों से। अब ये कहना मुश्किल है कि कब से है। कोई कह रहा है, कुछ लोगों के हिसाब से तो 25 साल हो चुके हैं बुरी हालत में, कुछ लोगों के हिसाब से 10 साल हो चुके हैं, 15 साल। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, पिछले 6 साल से खराब हालत में। पर हालात बद से बदतर होते हैं, पर पाकिस्तान चलता रहता है, क्योंकि आजकल के जो मुल्क हैं, मॉडर्न कंट्रीज जो है, मॉडर्न मुल्क जो है, वो उनमें काफी स्टेइंग पावर है। एक तो नेशनलिज्म की वजह से, दूसरा कोई ना कोई मदद कर देता है, कभी चीन तो कभी अमेरिका। तो गाड़ी तो चलती रहेगी। और पर किस हालत में चलेगी और कौन चलाएगा इस गाड़ी को? आपने देखा ही है कि एक दिन आया कि मुशर्रफ के खिलाफ लोग खड़े हो गए। जिस तरह से मुशर्रफ ने हटाया था नवाज शरीफ को, वैसी औरों ने उनको हटाया। और फिर सिविलियन सरकारें आई, फिर उनको हटा दिया गया। तो अ, हमें थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी पाकिस्तान के आर्थिक हालात पे। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बताएंगे कि उसके राजनीतिक हालात कैसे होंगे। सियासी हालात जो है वो उसके माली हालात के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।